हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम पढ़ रहे थे यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके दोनों पार्ट देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, कि हम देखेंगे कि आखिर डेटा टाइप होते क्या हैं और साथ में हम ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं हम इनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के हम डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सारे डेटा टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हो सके तो आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका फायदा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप जो कि है नंबर। ठीक है, नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। ये 3 तरीके के डेटा टाइप्स हम नंबर के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुलियन, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंस, नन, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे मैपिंग और सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक म्यूटेबल एंड नॉन इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते क्या क्या हैं। और इसके अलावा जो जो चीज हम पढ़ते जाएंगे उनका साथ में हम प्रैक्टिकल्स भी करते चलेंगे, ताकि हमें बिल्कुल हमारा व्यू बन जाए कि किस तरीके की चीज कैसी होती है। तो इस वीडियो से हम साथ में प्रैक्टिकल्स भी करते चलेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम पे। और एनाकोंडा किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना रखी है, तो आप आपके सिस्टम पे एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो से जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा टाइप। ठीक है, आखिर डेटा टाइप होता क्या है। तो थोड़ी सी हम रीडिंग कर लेते हैं। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं, हर अलग अलग तरीके की वैल्यूज है वो पर्टिकुलर टाइप की होती है। डेटा टाइप कैन बी आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा। तो डेटा टाइप आखिर होता क्या है। डेटा टाइप वह वैल्यूज होती है जो एक वेरिएबल होल्ड करता है। ठीक है, एक वैल्यू मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करने के लिए। सपोज करो कि मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, 2 नंबर को जोड़ने के लिए वो जो 2 नंबर है उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सपोज करो कि मैंने ए में स्टोर कर दिया 6, बी में स्टोर कर दिया 7। तो जो ए और बी में जो वैल्यूज आई हैं, या ए और बी किस तरीके की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका टाइप। जैसे कि सपोज करो कि मैं लिख रहा हूं ए इक्वल टू 6, तो ये क्या हो गया कि जो ए है वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंटीजर। यही क्या कहलाता है, डेटा टाइप। और नाम से भी आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा टॉपिक, डेटा और टाइप, यानी कि डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप क्या बताता है कि एक वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलती है, उसके डेटा टाइप से। ठीक है, और इसकी अदर मीनिंग भी हम बता सकते हैं अलग तरीके से डेफिनेशन, कि एक वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकता है वो क्या कहलाता है, उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज अ वेरिएबल कैन होल्ड। एक वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को स्टोर कर सकता है वो क्या कहलाता है, उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो हमारे पास कुछ पाइथन में डेटा टाइप्स हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर, फिर बुलियन, सीक्वेंस, नन और एट द एंड मैपिंग। ये सारे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं और इनके सब टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर, नंबर जो हमारा डेटा टाइप है, वो नंबर में हमारे कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह बुलियन है, इसके बाद सीक्वेंस है जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। इसके बाद हमारे पास है नन डेटा टाइप और लास्ट में हम पढ़ेंगे मैपिंग, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप जो हम पाइथन में यूज करते हैं। यानी कि इतने तरीके के डेटा हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में यूज करके किसी भी तरीके का प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा डेटा टाइप पढ़ने की, जो कि है हमारा नंबर डेटा टाइप। नाम से ही समझ में आ रहा है किस तरीके का डेटा टाइप है, नंबर। ठीक है, नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। यानी कि यदि हमारे पास नंबर टाइप का डेटा टाइप है तो वो किस तरीके की वैल्यू को स्टोर करेगा, नंबर टाइप की। अब आप लोगों को मालूम ही है नंबर कैसे होते हैं, हमारे को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के नंबर्स। पहला किस टाइप का नंबर होता है,
इंटीजर टाइप का, जैसे 1 2 3 4 5 जो हम लिखते हैं, जैसे हमारे रोल नंबर्स होते हैं, वो सब क्या हो गए हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज। ठीक है, यहाँ देखो नीचे एग्जांपल्स में भी लिखे हुए हैं, यदि आप टेबल में जाएंगे तो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, -12, -3, 0, 125, 2। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन्हें कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं, इंटीजर। मतलब नंबर में ही हम किस टाइप का बोल रहे हैं, ये किस टाइप का नंबर है, इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली जो नंबर डेटा टाइप होते हैं वो किस तरीके की वैल्यू होल्ड करता है, न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक वैल्यू भी हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ी हुई है। पहला हमने पढ़ा है इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर टाइप की भी होती है। ठीक है, पहला कौन सा टाइप है न्यूमेरिक का, इंटीजर। इंटीजर मतलब जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2, -3, -4, ये भी हमारे क्या है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब और कौन से नंबर हो सकते हैं, और कौन सा नंबर डेटा टाइप हो सकता है, तो दूसरा हमने देखा हुआ है फ्लोट, यानी कि जहां पे भी हम डेसिमल वाली वैल्यूज होती है ना, तो वो भी किस तरीके की होती है, हमारी नंबर टाइप की, और उसे हम प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं, फ्लोट। ठीक है, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, हम इनको किस नाम से जानते हैं, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। तो ये हो गए हमारे दूसरे टाइप के नंबर। ठीक है, पहले तो हो गए हमारे 1 2 3 4 वाले, और दूसरे हो गए जो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं। ये दो तरीके के नंबर तो हमने सुने हुए हैं। इसके बाद होते हैं तीसरे प्रकार के नंबर, जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। शायद आपने इसके बारे में ना भी सुना हो। ठीक है, हमारे को छोटी क्लासेस में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्लास 11th में भी होता है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैथ्स वालों को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उनके ऑपरेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये इस तरीके की वैल्यूज लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो पर्टिकुलरली, बाकी दो चीज तो हमें मालूम ही है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर कैसे होते हैं, डेसिमल वाले आपने देखे होंगे, नंबर्स तो सबने देखे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, 3 + 4i। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल में लास्ट में लिखा हुआ है 3 + 4i। तो इस तरीके से हम यदि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नंबर कौन सा कहलाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक पार्ट होता है इमेजिनरी। यहाँ पे 3 कौन सा 3 लिखा हुआ है, तो 3 को बोलते हैं हम रियल पार्ट, और +4i लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स। ठीक है, तो इसे कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो सपोज कि जब भी हमें नंबर से डील करनी रहेगी, या हम किसी भी प्रकार का नंबर लेंगे, तो हम बोलेंगे ये किस टाइप का है, तो हम बोलेंगे ये किस टाइप का है, ये नंबर टाइप का है। ठीक है, और उसके डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप जो कि है हमारा नंबर डेटा टाइप। और ये किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा, यदि हमारा कोई वेरिएबल नंबर टाइप का है, तो वो किस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, कॉम्प्लेक्स टाइप की। ये तीनों ही कैसे हैं, नंबर टाइप के। ठीक है, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अभी और आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से कौन सा नंबर होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद हम करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमने इंटीजर टाइप को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमें मालूम है कि इंटीजर किस टाइप का होता है, 1 2 3 4 इस टाइप का हमारा नंबर होता है इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, अब इंटीजर की भी हमने एक सब कैटेगरी बनाई है, जिसको हम बोलते हैं बूलियन। क्या बोलते हैं उसको, बूलियन। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है बूलियन डेटा टाइप, और जिसको हम बोलते हैं बूल इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का ही एक और हमने क्या किया है, सब टाइप बनाया है। इट इज ए यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है जो कितनी वैल्यू लेता है, सिर्फ 2 कांस्टेंट वैल्यू लेता है। एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। ठीक है, ये सिर्फ 2 वैल्यू लेता है, एक लेता है ट्रू और एक कौन सी लेता है, फॉल्स लेता है। ठीक है, बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, यानी कि जितनी भी हमारी वैल्यूज ट्रू होंगी वो सब कैसी होंगी, नॉन जीरो होंगी, यानी कि उनकी वैल्यू क्या होंगी, जीरो नहीं होती। ठीक है, जो भी ट्रू वैल्यू होंगी हमेशा कैसी होंगी, नॉन जीरो, नॉन नल एंड नॉन एम्प्टी, या तो वो खाली भी नहीं होंगी, ना ही नल होगी, ना ही नॉन जीरो होगी। और जो फॉल्स वैल्यू होगी वो फॉल्स वैल्यू कैसी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो फॉल्स वैल्यू कैसी होगी हमारी, जीरो होगी। ठीक है ना, तो ये है हमारा बूलियन। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका प्रैक्टिकल करके, और इनका आउटपुट क्या आता है वो देख लेते हैं। ओके, तो अब हम कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर टाइप, यानी कि हम नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू देंगे हमारे एक वेरिएबल में, और फिर चेक करेंगे उसका टाइप। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए नाम का एक वेरिएबल, और असाइनमेंट ऑपरेटर में लगाता हूँ इक्वल टू, और मैंने सपोज किया इसमें लिखा है 6, यानी कि जो हमारा ए है उसमें कौन सी वैल्यू आ गई है, 6। ठीक है, अब मुझे यदि चेक करना है कि ये 6 किस तरीके की वैल्यू है, वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि किस तरीके की वैल्यू है इसमें, 6 होती है हमारी इंटीजर टाइप की। लेकिन सपोज करो कि मुझे
कोई वेरिएबल मिलता है कभी कोई हमारे प्रोग्राम में और मुझे चेक करना है कि इसमें किस तरीके की वैल्यू आ रही है, तो हम किससे चेक करेंगे? ठीक है, हर बार तो हमें पता नहीं रहेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू आएगी, क्योंकि कई बार वेरिएबल में वैल्यू कब स्टोर होती है? बहुत सारे ऑपरेशंस होने के बाद। मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या बहुत बड़ी जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर आया है और फिर आंसर ए में स्टोर हुआ है, तो अब हमें पता करना है कि उस ए में किस तरीके की वैल्यू है या आंसर जो आया है वो किस तरीके का है, किस टाइप का है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? टाइप। ठीक है, कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? टाइप। और इसमें वो वेरिएबल दे देंगे जिसमें वैल्यू है। तो यानी कि मुझे ए का पता करना है कि ए में किस तरीके की वैल्यू है, तो मैं लिखने वाला हूं टाइप और एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा उस वेरिएबल का नाम जिसका डेटा टाइप हमें पता करना है। और इसके बाद हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं इसको, और मैंने रन पे क्लिक किया। ठीक है, और हमें यहाँ पे आउटपुट में आता है नजर इंट, यानी कि जो ये ए है वो किस तरीके का है? हमारा इंटीजर टाइप का। क्लियर है? अब इसी तरीके से यदि मैं करता हूं यहाँ पे 60 पॉइंट कुछ लिख देता हूं, मतलब कि हम दे रहे हैं पॉइंट्स वाली वैल्यू। ठीक है, यदि मैं पॉइंट में लिखता हूं 60.676, तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो हमारी वैल्यू थी नंबर टाइप की, अब ये हमने दे दी है पॉइंट्स वाली। ठीक है, नंबर ही है लेकिन हमने कैसा नंबर दिया है? पॉइंट वाला नंबर। और अब हम फिर से इसका चेक करते हैं यदि डेटा टाइप, और मैं इसको रन करता हूं तो अब हमें क्या पता चलता है कि इसका डेटा टाइप क्या हो गया है? फ्लोट। तो हमने दो चीज देखी कि नंबर डेटा टाइप में यदि हमारी सिंपल वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के नंबर हैं तो उसका टाइप होता है हमारा इंटीजर, और यदि वो डेसिमल टाइप का है तो उसका टाइप होता है हमारा फ्लोट। और हमने तीसरा पढ़ा है कि यदि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके का होता है? हमने पढ़ा है यदि कोई ऐसा लिखा हुआ है 2 प्लस आई 3i, ठीक है, सपोज करो 3i है 3j, हम i लेके चलते हैं। ठीक है, यदि इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है तो ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का नंबर है वो कैसा नंबर कहलाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यदि हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें इसका डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नहीं देगा। ठीक है, ये क्या दे देगा? इनवैलिड सिंटैक्स। अब ये इनवैलिड सिंटैक्स क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना, जो हमारी कोडिंग है, इसमें ये आई को क्या समझ रहा है कि हमने कोई वेरिएबल दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, कि ये तो आपने आई की वैल्यू बताई ही नहीं है क्या है, और वो उसको ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। रहता इसी फॉर्म में है लेकिन हम इसका टाइप चेक इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फंक्शन है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करना रहता है या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो हम क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन नाम का फंक्शन यूज करते हैं और उसी से हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा ए में 2 लिखा और बी में क्या लिख दिया मैंने? सपोज करो 6 कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किए? दो वैल्यूज दे दी इसमें, दो वेरिएबल में, एक में a इक्वल टू 2 दे दी और b इक्वल टू 6। अब मैं क्या करने वाला हूं? एक फंक्शन लेने वाला हूं। ठीक है, मैं क्या करता हूं? c नाम का एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें मैं क्या करता हूं? कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन यूज करता हूं, और उसके पैरेंथेसिस में क्या करूंगा? मैं दो वैल्यूज दूंगा। क्या लूंगा मैं? a कॉमा b, यानी कि जो a में है वो और जो b में है दो। ठीक है, वो दोनों चीज मैंने क्या कर दिया है? इसमें मैंने दे दिए एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या करेगा? हमारे जो हमने दो पैरामीटर दिए हैं उससे क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको नंबर? क्योंकि ये दो नंबरों से मिलके बना हुआ नंबर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था कि इसमें एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक कौन सा पार्ट होता है? रियल पार्ट। तो जो हमने ये ए दिया है इसको, ये मिलके क्या बनाएगा? ए बनाएगा हमारा रियल पार्ट, और जो हमने ये बी दिया है ये कॉम्प्लेक्स पैरामीटर के अंदर, वो क्या बनाएगा? इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यदि हम इस टाइप सी का डेटा टाइप चेक करेंगे तो अब देखो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या कर रहा है? हमारा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है। ठीक है, ए और बी वैल्यू लेके उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहा है, यानी कि 2 प्लस 6i का फॉर्म उसको दे रहा है। और ये जो पूरा है वो किस में स्टोर हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है हमारा सी में। अब यदि मैं सी का टाइप यदि प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, और अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने सी को एग्जीक्यूट किया तो जो हमारा इसका डेटा टाइप आया वो क्या आ गया है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे एरर आ रही थी, क्योंकि वहां पे जो हम आई को गिवन, जो हमारा आई आ रहा था वो क्या आ रहा था? हमारा उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट कर रहा था हमारा कंपाइलर। ठीक है, सॉरी कंपाइलर बोल रहा हूँ, इंटरप्रेटर। ठीक है, उसको लग रहा था कि आई हमने कुछ डिक्लेयर किया है, जैसे हमने a इक्वल टू 2 डिक्लेयर किया है, b इक्वल टू 6 डिक्लेयर किया है,
ऐसे ही हम कोई अल्फाबेट को यदि लिख देते हैं प्रोग्रामिंग के बीच में तो इंटरप्रेटर को लगता है कि ये कोई वेरिएबल है, तो वहां पे भी उसको एक वेरिएबल लग रहा था, इसलिए क्या दे रहा था, वो इनवैलिड सिंटैक्स की एरर दे रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दे ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हमें बनाना है या किसी चीज में स्टोर करना है तो हम किसकी हेल्प से स्टोर करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हेल्प से स्टोर करते हैं। ठीक है, और मुझे देखना है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई कैसे दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पे मैं यदि प्रिंट करता हूं सी को कि सी में क्या वैल्यू है, तो देखो अब क्या दिखाई देता है। ठीक है, देखो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, सी 2+6j। ठीक है, 2+6j मतलब ये 2 हो गया मेरा रियल पार्ट और जो हमारा 6 हो गया वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है? और यदि अपने को चेक करना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजरी पार्ट कौन सा है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, सी डॉट, यदि मैं रियल लिखूंगा तो शायद ये मुझे, यदि मैं रन करता हूं तो मुझे क्या दे देता है, 2.0, यानी कि जो मेरा रियल पार्ट है वो क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरा, उसने मेरे को रियल पार्ट उसमें से निकाल लिया। और यदि मुझे इमेजिनरी पार्ट पता करना है इसी का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C.imag। यदि मैं C.img करके इसको रन करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 6.0। यानी कि रियल पार्ट मुझे पता करना है कि सी में रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल से पता कर सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा स्टोर है। तो C.real लिखोगे तो मुझे रियल पार्ट पता चल जाएगा और C.imaginary लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट की कौन सी वैल्यू है। क्लियर है? तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, और ये हमने तीनों चीज किस में पढ़ी है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। और एक बात, लेकिन मैंने एक चीज और बताई है कि यदि हम क्या करते हैं, हमारे इंटीजर के भी सब पार्ट बनाए, यानी कि इंटीजर जो हम पढ़ रहे थे 1 2 3 4 5 जो इंटीजर वाली वैल्यूज थी, यदि मैं उसको सब डिवाइड करूं तो हमने उस इंटीजर को एक और सब डिवीजन में डिवाइड किया जिसको कौन सा डेटा टाइप बोला गया है, बुलियन। यानी कि हर वो वैल्यू जो क्या है हमारी ट्रू है और फॉल्स है उसको किस टाइप का बोला गया है, बुलियन। सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, TRUE ट्रू। ठीक है, क्या किया हमने, ना तो इसमें 1 डाला, ना तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू डाली, ना तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू डाली, हमने क्या डाला इसमें, A=ट्रू। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कैसी है, नॉन जीरो, नॉन नल। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्रू। मतलब कि जो चीज जीरो नहीं है वो सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रू। ठीक है, अब इस जो A है, यदि हम इसका अब डेटा टाइप पता करेंगे तो क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से टाइप करता हूं A और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि जो A है आपका वो किस तरीके का आ गया, हमारा बूल टाइप का आ गया है। क्लियर है? और यहीं मैं सेम यदि यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा, FALSE फॉल्स, तो इसको यदि मैं रन करूंगा तो वो भी क्या बोलेगा, ये बूल टाइप का। एक चीज, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है कि आप ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, उस केस में आप आपका कैपिटल स्टार्टिंग लेटर क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख देता हूँ, सॉरी स्मॉल f लिख देता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्या देगा, एरर देगा। क्या बोलेगा, नेम फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि फॉल्स और ट्रू, और एक और हमारा एक कीवर्ड है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एट प्रेजेंट, फॉल्स और ट्रू ही ये पाइथन में ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, एलिफ, और जो हम जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे के फर्स्ट लेटर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। लेकिन ट्रू और फॉल्स ही हैं ऐसे हमारे पास कीवर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल होता है। क्लियर? तो ये था हमारा नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर डेटा टाइप हमने तीनों प्रकार के कर लिए और इनके प्रैक्टिकल भी हमने कर लिए कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर वैल्यू किस तरीके की है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस की जरूरत क्यों पड़ी, अभी हम देख रहे थे कि, फिर से मैं आता हूं अपने नोटबुक पे, कि हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, या तो A फॉल्स, या A=1, या A=1.3, यानी कि वेरिएबल में सिर्फ एक ही सिंगल वैल्यू हम स्टोर कर पा रहे हैं। लेकिन सपोज करो कि हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम अपने वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, तो उस टाइप के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नए तरीके के डेटा टाइप की जरूरत पड़ी, जिसे क्या कहा गया हमने, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस में हम क्या करते हैं
उसकी एक लिस्ट की लिस्ट पूरी या जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना रहता है तो हम यूज करते हैं सीक्वेंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से सीक्वेंस का यूज किया जाता है। अब पाइथन सीक्वेंस इज ए ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स रहते हैं, आइटम्स रहते हैं, उनका कुछ ऑर्डर रहता है। ठीक है, मतलब कि ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं मतलब ये 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यानी कि ये क्या है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। आइटम्स भी हैं और वो कैसे रहेंगे? ऑर्डर्ड रहेंगे, यानी कि उनका कुछ सीक्वेंस रहेगा पर्टिकुलर कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय इंटीजर, जिसमें हर एक आइटम को हम किससे इंडेक्स करते हैं? इंटीजर। इंडेक्स मतलब उनका नंबर बताते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडेक्स है वो हमेशा कहां से चालू होता है? 0 से चालू होता है। कहां से चालू होता है इंडेक्स? 0 से। ठीक है, क्लियर करके, मतलब 4 आइटम्स हैं तो पहले आइटम का कौन सा नंबर रहेगा? 0, फिर चालू होगा 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, आगे प्रैक्टिकल में इससे और ज्यादा क्लियर करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, ये 3 तरीके जो सीक्वेंस डेटा टाइप से हम उनका यूज करते हैं हमारे पाइथन में, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, अब इनको हम तीनों को डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर्स का ग्रुप यदि हम लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट का यदि हम ग्रुप बनाएंगे तो वो भी स्ट्रिंग होगा। अल्फाबेट और नंबर का ग्रुप बनाएंगे वो भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस, वो सब भी क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग में अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस का यूज कर सकते हैं। वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? स्ट्रिंग। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज ये रखना याद कि जो स्ट्रिंग होती है उसको हम, जो उसकी वैल्यू रहती है, हमेशा उसको किस में लिखते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यहाँ देखो एग्जांपल में, अभी इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यहाँ देखो दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या फिर हम क्या कर सकते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दो, यदि हम ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा? उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं मानेगा और हो सकता है कि वो आपको एरर भी दे दे। तो जो पहला हमारा डेटा टाइप है वो किस तरीके का है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें हम क्या करते हैं? जो हमारी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। ठीक है, तो हम एक बार में एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे अल्फाबेट हम क्या कर पा रहे हैं? स्टोर कर पा रहे हैं। और देखो यहाँ पे भी देखो बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं। हेलो स्टोर कर पा रहे हैं, फ्रेंड स्टोर कर पा रहे हैं, या पूरा का पूरा पैराग्राफ स्टोर कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ठीक है, और ये किस डेटा टाइप के अंदर आता है? सीक्वेंस में। ठीक है, किस में आता है? ये सीक्वेंस में। और इसमें जो हर एक लेटर है ना, ये एच, ई, एल, एल, ओ, ये क्या है? इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड है मतलब कि इन हर एक जो आइटम है उसका एक पर्टिकुलर नंबर है, और वो नंबर कैसा है? इंटीजर। यानी कि ये एच, जो सबसे पहले एच लिखा है वो कौन से नंबर पे है? ये 0 पे है। ये ई क्या है? 1 पे है। ये एल क्या पे है? 2 पे है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और भी क्लियर होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें क्या होता है? हम कोई भी चीजों को सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक है, चलो इसका प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो मैं आ जाता हूं फिर से अपने जुपिटर नोटबुक में, और इसको मैं इसको क्लियर करके और फिर से रन कर देता हूं ताकि एरर हट जाए। ठीक है, तो अब मैं लिखने वाला हूं एक हमारा स्ट्रिंग। तो सपोज करो मैंने लिखा ए इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और लिखता हूँ वर्ल्ड। ठीक है, सपोज करो मैंने लिखा ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और मुझे इसका टाइप चेक करना है कि क्या है इसका टाइप। तो अब मैं यदि इसका टाइप चेक करता हूँ और ए लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि जो ए टाइप की वैल्यू आई हुई है, यानी कि जो हेलो वर्ल्ड हमने स्टोर किया है ए में, वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। और ये क्या है? इतने सारे जो वैल्यूज हैं उसका क्या है? ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे बीच में स्पेस है, मतलब कि इसके बीच में स्पेस भी आ सकती है, और चाहूं तो मैं इसमें नंबर भी दे सकता हूँ किसी का, और फिर भी इसको मैं रन करता हूं तो भी ये किस तरीके का बोला? ये स्ट्रिंग तरीके का। इसके अलावा चाहूं तो अपन कोई सिंबल्स भी दे सकते हैं। सपोज करो कि मैं इतने सारे सिंबल्स इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, तो भी क्या करेगा? ये इसको स्ट्रिंग टाइप का ही
कहेगा और किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आने वाली। यदि मैं इसको प्रिंट भी करूं, यदि मैं ए टाइप के वेरिएबल में क्या वैल्यू इसको प्रिंट करूं और इसको रन करूं, तो क्या आ रहा है, ये जो पूरी की पूरी चीज हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दी थी वो सारी की सारी वैल्यू इसने एज इट इज प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। देखो इसमें हर तरीके के ग्रुप हैं, इसमें अल्फाबेट भी है, इसमें नंबर्स भी है, इसमें सिंबल्स भी है, और इन सब का ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग कहलाएगा कब, जब हम इसको किस में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्लियर, यानी कि मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा के यदि दोनों तरफ क्या लगा दूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लगा दूं और फिर से रन करूं तो भी मुझे सेम आउटपुट मिलने वाला है। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है स्ट्रिंग, हमारा कंप्लीट हो गया है लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट कुछ नहीं, लिस्ट भी हमारा यूज होता है डिफरेंट टाइप की हमारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, यानी कि एक से ज्यादा वैल्यू को हमें स्टोर करना है तो हम उसको एज ए लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। और इस तरीके की चीजें स्टोर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता, हमें जो भी वेरिएबल है उसके इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना रहता है और उसके अंदर हमारी वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, जैसा कि आप इस तरीके से यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। क्या लिखा हमने, लिस्ट 1 इक्वल टू 5,3.4 और ये सब चीजें। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लिस्ट है, यानी कि हमें कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कराना रहता था, हम उनको कॉमा कॉमा लगा के क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर देते हैं और एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लिस्ट में हमें किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 5 लिखा, 3.4 लिखा, न्यू दिल्ली लिखा, 20C लिखा, स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, सारी तरीके की वैल्यू हम क्या कर दी, उसी लिस्ट में हमने एज अ क्या बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने उसमें पास कर दी, और जो इस तरीके की वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको अभी एग्जीक्यूट करके कि इसको किस तरीके से चलाते हैं। तो हमको इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, कट करके इसको क्या कर देता हूं, रन कर देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ए नाम का वेरिएबल। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, मैं हमेशा ए ही ले रहा हूं। ठीक है, वहां पे लिस्ट 1 लिखा हुआ था, तो ये वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट बनाने की। तो सबसे पहले हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, एक खुलेगा और एक बंद होगा। अब जितनी वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं, कॉमा लगा लगा के दे देते हैं, यानी कि मैं चाहूं तो ए कॉमा डबल ए लिख दिया, चलो डबल ए कॉमा डबल आर कॉमा डबल टी कॉमा डबल वाई। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई, हमें इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना है। ये मैंने किया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डबल ए। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डबल बी, फिर मैं लिखता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लगा के डबल सी। ठीक है, क्लियर है, ये क्या किया मैंने, कुछ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दी। इसके अलावा मैं चाहूँ तो इसमें नंबर भी दे सकता हूँ, 1,2,3। ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज भी दे सकता हूँ। इसके अलावा चाहूँ तो मैं 3.4 भी लिख सकता हूँ। क्या लिखा मैंने, 3.5। तो ये क्या किया मैंने, एक लिस्ट पास कर दी। ठीक है, यदि मैं इसका टाइप यदि मैं फिर से प्रिंट करता हूँ जैसा हम सब में करते आ रहे थे, यदि मैं इसको टाइप प्रिंट करूँ, यदि ए लिखता हूँ, तो अब हमें क्या समझ में आएगा कि जो ए है इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट कुछ नहीं, हमें जब भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना रहता है एक वेरिएबल में। अब देखो इस ए में कितनी सारी वैल्यू स्टोर हो गई, इसमें ए भी स्टोर है, इसमें बी भी, सी भी स्टोर है, 1 2 3 4 5, ये सारी चीज क्या है, हमारे लिस्ट में स्टोर्ड है। कैसे पता चलेगा क्या क्या स्टोर है, यदि मैं इसको प्रिंट करता हूँ PRINT प्रिंट, और इसको यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट में उस वेरिएबल को, जैसे हम अभी तक प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ मैं ए को प्रिंट करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये क्या बताएगा, आपके लिस्ट में जितनी वैल्यूज है उसको बताएगा। ठीक है, अभी लिस्ट और डिक्शनरी पूरा डिटेल में आपको तो अपन वहां पे पूरा पढ़ेंगे, लिस्ट का एक अपने आप में एक यूनिट होता है। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, कैसे उनके एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, वो हम उसी वहीं पे पढ़ने वाले हैं, हम वहीं पे उसके साथ में पढ़ेंगे फुल डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए अपने को बस ये समझना है कि हम लिस्ट किस तरीके से असाइन करते हैं। हम लिस्ट किस तरीके से असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी भी तरीके की वैल्यू को कॉमा लगा लगा के एक हमारे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम क्या लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अलावा लिस्ट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी इसमें डिटेल पार्ट है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाली यूनिट्स में। ठीक है, हमको लिस्ट का पूरा एक चैप्टर है। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड टाइप का डेटा टाइप, सॉरी थर्ड टाइप का, जो कि हमारा है टपल। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, टपल।
अब टपल इज ए सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर इंक्लूडेड इन पैरेंथेसिस। टपल भी एज इट इज सेम टू सेम है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है। ये भी मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कराने के लिए यूज किया जाता है, बट एक डिफरेंस है लिस्ट और टपल में कि हम एलिमेंट्स जो हमारे रहते हैं लिस्ट के उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स के एलिमेंट यदि एक बार हमने दे दिए तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मुझे एक टपल बनाना है, तो मैं लिखता हूं बी, लिख देता हूं। इस बार मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बी इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कौन से ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, राउंड ब्रैकेट्स। और बाकी सारी चीजें अपन चाहें तो ये जो पूरे के पूरे जो हमने लिस्ट में पास किए थे एज इट इज हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, वही की वही चीजें एज अ पैरामीटर इसमें पास कर देते हैं। तो क्या कोई चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस चेंज हुआ है उनके ब्रैकेट। लिस्ट में हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और टपल बनाने के लिए यूज होते हैं हमारे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब बोलेंगे कि हमने ऐसा किया क्यों, एक नया टपल क्यों लाया। तो लिस्ट यदि हम बना रहे हैं तो लिस्ट में यदि सपोज करो मुझे ए को बी लिखना है, या ए जहां पे लिखा हुआ है वहां पे मेरा नाम आ जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यानी कि हम लिस्ट में कुछ भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन टपल हमने यदि एक बार असाइन कर दिया एक वेरिएबल ने, अब मैं चाहता हूं कि यदि टपल में कुछ चेंजेस करूं तो वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार टपल बन गया तो हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, यही दोनों में डिफरेंस है, और इसके अलावा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो यदि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं इसको बी को, तो इसकी भी सेम रिजल्ट आने वाला है, इसकी भी सारी वैल्यूज वही आएंगी जो हमारे लिस्ट में आई थी। और यदि मैं इसका टाइप लिखूंगा, यदि मैं इसका टाइप प्रिंट करूं तो टाइप आएगा हमारे बी का, यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो टाइप आता है इसका टपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट और ये हो गया हमारा टपल। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का, और टपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट। कभी भी कंफ्यूजन हो कि लिस्ट में कौन सा लगता है ब्रैकेट, टपल में कौन सा लगता है ब्रैकेट, तो याद रखना कि लिस्ट का जो एल है, लिस्ट का एल दिख रहा होगा, यदि लिस्ट के एल में यदि आप ऊपर भी लाइन खींच दोगे तो कौन सा ब्रैकेट बन जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट बन जाता है। और यदि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर की लाइन यदि मिटाओगे तो क्या बन जाता है, एल बन जाता है। इससे आप याद रख सकते हो, क्लियर है। तो लिस्ट में लगते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और टपल में लगते हैं राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे खत्म होती है हमारी सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। ये हमारा है सीक्वेंस डेटा टाइप, यानी कि जिसमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज को हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि है हमारा सेट, ठीक है। अब सेट क्या है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द आइटम्स आर इंक्लूड्ड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है, यहाँ पे लिखा है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। कैसा लिखा है, अनऑर्डर्ड, यानी कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। जो भी हम मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो उन जो वैल्यूज हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं रहता। जब हमने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, उनके सीक्वेंस है, मतलब पहली वैल्यू 0 नंबर पे रहती है, दूसरी वैल्यू फर्स्ट नंबर पे रहती है, तीसरी नंबर सेकंड नंबर पे रहती है, किसमें, टपल्स में, लिस्ट में और स्ट्रिंग में, ठीक है। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है, मतलब कि इसमें इंडेक्स नहीं होते, कौन सी वैल्यू को कौन सा नंबर है ये हम कभी इसमें नहीं बता सकते, ठीक है। ये होता है हमारा सेट, और सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। सब कुछ वही हो रहा है, लिस्ट में हमने यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में हमने किए राउंड ब्रैकेट, और सेट को यदि हमें बनाना है तो सेट में हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। और बाकी सारा काम वही हो रहा है कि इसमें भी वैल्यू हम कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में देते हैं। तो इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज। और इसमें भी टपल जैसे ही एक बार हमने वैल्यूज दे दिए तो उनको चेंज नहीं कर सकते। और एक और डिफरेंस क्या है इसमें, कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। देखोगे एग्जांपल में प्रैक्टिकल करके सेट का। तो सेट किस तरीके से बनता है उसको करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं पूरा। अब मैं फिर से लिखता हूं एक वेरिएबल, इस बार एक नाम वेरिएबल का नाम ले लेता हूं set1, ठीक है। set1 नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, इक्वल टू लिखता हूं। और क्योंकि हमें मालूम है कि सेट बनाने के लिए लगता है कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगता है, कर्ली। एस भी ऐसा है, एस कैसा बनता है, ऐसा बनता है, यानी कि ऐसे मुड़ मुड़ के बनता है, तो ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट लगेगा। ये सब ध्यान में रख लो कि सेट के लिए कौन से ब्रैकेट लगते हैं, एस भी मुड़ रहा है और कर्ली ब्रैकेट भी इस तरीके से गोल मटोल मुड़ता है।
तो ध्यान में रख लो कि इसके लिए करली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। एग्जाम में याद करने के लिए अच्छा रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सेट लिखा। अब मैं सेट में किसी प्रकार की वैल्यू लिख सकता हूँ। 1 लिखा मैंने, 1.2 लिखा, ठीक है। एक सेकेंड, 1.2 लिख दिया, फिर कॉमा लगा के एक मैं चाहूँ तो इसमें स्ट्रिंग दे सकता हूँ, मैंने लिखा योगी, ठीक है। यहाँ पे 1.2 लिख रहा था, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको और भी वैल्यूज लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब यदि मैं इसका टाइप देखूं, यदि मैं इसका टाइप पता करूं, तो यदि मैं इसमें set1 लिखता हूं और इसको रन करता हूं, तो ये क्या बोल रहा है, ये किस तरीके का है, ये है हमारा सेट तरीके का। क्यों है सेट तरीके का? क्योंकि हमने इसमें कौन से ब्रैकेट लगाए हैं, करली ब्रैकेट, ठीक है। बाकी सारी चीज वैसी ही हो रही है, टपल जैसी हो रही है, लिस्ट जैसी हो रही है, क्योंकि हर एक वैल्यूज को हमने कॉमा से सेपरेट करके क्या किया है, एक वेरिएबल में असाइन किया है। चेंज बस क्या हुआ है, ब्रैकेट चेंज हुए हैं। सेट के लिए कौन से ब्रैकेट लगा दिए हमने, करली ब्रैकेट। इसके अलावा एक और क्या डिफरेंस बोला था कि हम इसमें मल्टीपल सेम एलिमेंट्स नहीं दे सकते, यानी कि 1 एक बार हो गया, सपोज करो कि मैं 2 बार 1 लिख देता हूं। अब यदि इसको मैं रन करता हूं तो ये दे देगा भारी एरर, नहीं दी इसने, कोई एरर नहीं दी, ठीक है। एक सेकंड, इसको कर्नल को मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट पे जाके, रीस्टार्ट क्लियर और आउटपुट पे जाके, अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या कह रहा है, ये किसी प्रकार की एरर नहीं दी, ठीक है। चलिए देख लेंगे आगे की क्यों एरर नहीं दी है। अरे यार एरर देना था ना यार, तुमने एरर का ही नहीं दी है बे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं हमारे। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से एक ओके, तो अब देख लेते हैं हम किस तरीके से एक सेट को बनाते हैं, ठीक है। तो सेट बनाने के लिए वेरिएबल ले रहा हूं set1 और इक्वल टू मैं लिख रहा हूं मैं करली ब्रैकेट। मैंने क्या बताया है कि सेट बनाने के लिए हमें लगते हैं करली ब्रेसेस, तो मैंने करली ब्रेसेस लिखे। और इसके अलावा हम सिंपल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, सारी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। यानी कि मैंने सेट लिखा 1 2 3 4, तो ये क्या होगा, इसमें 4 वैल्यूज आ गई हैं 1 2 3 4। यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं, यदि set1 को, तो ये क्या देने वाला है हमको, एग्जीक्यूट किया मैंने, रन किया 1 2 3 4, यानी कि ये set1 का वेरिएबल है जो हमारा, उसमें कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन ये अनऑर्डर्ड है, कैसी है, अनऑर्डर्ड। यानी कि मैं यदि एक्सेस करने की कोशिश करूं, ठीक है, हम एक्सेस कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। यदि मैं set1 की कौन सी वैल्यू एक्सेस करना चाहूं, 0th वैल्यू की, 0 पे क्या है, इसको यदि मैं रन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, एरर। क्या बोलेगा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्क्रिप्टेबल, यानी कि आप ऐसा 0 1 2 3 लिख के आप पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये है। और यदि मैं इसी को क्या करूं, इसका टाइप पता करूं, तो देखो क्या बोलता है, type टाइप, और इसमें यदि मैं लिखता हूं क्या, set1, तो ये क्या बोलेगा, ये किस तरीके का है, ये हमारा सेट तरीके का, ठीक है, ऊपर, क्योंकि हमने ऊपर वाले बॉक्स को एग्जीक्यूट किया है तो ऊपर वाले का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, अपन इसको डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, सेट डेटा टाइप, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एज अ इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। किस तरीके से एक्सेस करते हैं हम लिस्ट को, टपल्स को, डिक्शनरीज को, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है, जो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें बस ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इनको असाइन किया जाता है, या किस तरीके से इनको चेक किया जाता है कि ये किस टाइप के हैं, और किस तरीके से इनको असाइन, वो क्या बोलते हैं, इसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो हमें यदि किसको डिक्लेयर करना है, हमारे सेट को डिक्लेयर करना है, तो करली ब्रैकेट को हम यूज करते हैं, और जो वैल्यूज रहती हैं वो हम कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये था हमारा कौन सा डेटा टाइप, सेट, ये इसका नाम है सेट। और सेट के अंदर हमारे सब टाइप्स नहीं होते, ये सिंगल ही रहता है। क्लियर है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या याद रखना है कि डुप्लीकेट एंट्रीज हम इसमें नहीं दे सकते, यानी कि सेट के जो एलिमेंट्स है वो डुप्लीकेट नहीं होते, यानी कि 2 बार हम किसी एलिमेंट को नहीं लिख सकते। और दूसरा क्या होता है सेट में इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक बार जो एलिमेंट दे दिए हम उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा सेट। अब बात कर लेते हैं हमारे
नन डेटा टाइप की, ठीक है। यहाँ पे सेट गलती से लिखा हुआ है NONE, ठीक है। हमारा कौन सा डेटा टाइप है अब? नन। नन मतलब से मतलब है कि कुछ नहीं। सपोज करो कि हमें एक ऐसा वेरिएबल यूज करना है जिसको हम बाद में चाहते हैं कि बाद में उसमें वैल्यू असाइन हो, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप कुछ भी नहीं रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल हो जिसका डेटा टाइप कुछ नहीं हो, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है पाइथन में जिसको बोला जाता है नन, ठीक है। किसी भी चीज को यदि हमें कुछ नहीं बताना है कि उसमें भाई कुछ नहीं है, उसका डेटा टाइप कुछ नहीं है, तो हम उसको किस तरीके का रिप्रेजेंट करते हैं? नन। नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन ए सिचुएशन, ठीक है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि जिसमें कोई वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? अब उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है किसी वेरिएबल में, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? उसका डेटा टाइप होगा नन, यानी कि हमने उसमें किसी प्रकार की वैल्यू स्टोर नहीं की है, ठीक है। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन एंड इज नाइदर फॉल्स नॉर जीरो, ठीक है। ना तो जीरो होता है नन का मतलब, ना ही फॉल्स होता है। नन मतलब होता है कुछ नहीं, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ भी नहीं होगा, उस वेरिएबल के यदि हम टाइप फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा? नन। या फिर ऐसा वेरिएबल जिसमें हमें कुछ स्टोरी नहीं करना, तो हम उसको किस तरीके का बनाते हैं? नन टाइप का, ठीक है। सपोज करो हम इसको रन करना चाहते हैं। सपोज करो कि मैं एक वेर ले रहा हूं वेरिएबल, और जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं NONE, नन, ठीक है। अब यदि मैं इसका टाइप पता करूं कि वेरिएबल का टाइप क्या है, तो इसका टाइप क्या बताएगा? ये बोलेगा कि ये किस टाइप का है? ये है नन टाइप का। किस टाइप का है? ये जो वेर हमने ले रखा है, क्योंकि उसमें कोई हमने पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, ना 1 लिखा है, ना पॉइंट्स वाली वैल्यू दी है, ना स्ट्रिंग दी है, ना लिस्ट दी है, ना डिक्शनरी दी है, कुछ भी नहीं हमने इसमें स्टोर किया है। इक्वल टू में नन लिखा है, यानी कि ये वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है? नन टाइप की, मतलब उसका कोई टाइप ही नहीं है। तो ये था हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप जिसे हम कहते हैं नन, ठीक है। होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा एग्जीक्यूट हुआ था, इसकी जगह ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करें तो क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा डेटा टाइप जो कि है मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। करेंटली देयर इज ओनली स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। एक और नया हमने डेटा टाइप बनाया है जिसको बोलते हैं मैपिंग, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के डेटा टाइप हम पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है डिक्शनरी, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट है मैपिंग, उसमें जो हमारा डेटा टाइप है उसको मैपिंग तरीके का कब बोलेंगे, मतलब मैपिंग तरीके का होता है उसमें सिर्फ एक ही तरीका है जो है हमारा डिक्शनरी। जैसे हमने नंबर में पढ़े थे टाइप्स, कि नंबर में कौन कौन से टाइप्स थे? हमारा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप के पढ़े थे। ऐसे ही मैपिंग में अभी सिर्फ एक ही सिंगल डेटा टाइप बना हुआ है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी का नाम तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। आपके पास इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी रहती है, आपके पास इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी रहती है। उसमें होता क्या है बेसिकली? एक होता है वर्ड और एक होता है मीनिंग, ठीक है। वर्ड देखते हैं तो हमें मीनिंग मिल जाती है, या हमें किसी चीज का किसी वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है तो हम डिक्शनरी में क्या ढूंढते हैं? उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढते हैं, तो हमें उससे उसकी मीनिंग मिल जाती। सेम एज इट इज क्या होता है हमारे पास डिक्शनरी पाइथन में होता है। इसमें क्या करते हैं हम? एक वेरिएबल में डेटा को एक वेरिएबल में हम वैल्यू को किस तरीके से स्टोर करते हैं? की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? की और वैल्यू, यानी कि वर्ड और उसकी मीनिंग, ठीक है। उसको हम यहाँ पे की वैल्यू के नाम से जानते हैं कि जो एक वर्ड है और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी यानी कि मीनिंग, उसको हम क्या करते हैं? एक साथ पेयर्स में स्टोर कराते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे किस तरीके से। तो जो दोनों चीज रहती हैं, हमारा की और वैल्यू, उन दोनों को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉलन वैल्यू से। और डिक्शनरी को भी बनाने के लिए हम कौन से ब्रैकेट का यूज करते हैं? करली ब्रैकेट का, ठीक है। और यदि हमें कभी भी वैल्यू को एक्सेस करना रहता है, क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, तो इसको भी हम 0 1 2 3 से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें जब भी वैल्यू को एक्सेस करना रहता है तो हम किसकी मदद से करते हैं? की मदद से। उसकी चाबी मिलेगी तो ताला खुलेगा, ताला खुलेगा तो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं किस तरीके से किया जाता है ये सारी चीजें। तो डिक्शनरी कुछ नहीं, डिक्शनरी भी एक और मैपिंग टाइप का, हमारा मैपिंग के अंदर का एक डेटा टाइप है जो डिक्शनरी डेटा टाइप जिसको बोलते हैं। इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज भी, इस डेटा टाइप को भी हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सके और एक्सेस किया जा सके। और वो मल्टीपल वैल्यूज किस फॉर्म में स्टोर होती हैं? की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होती है, यानी कि
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में तो स्टोर होगी, लेकिन हर एक वैल्यू कैसी सेव होगी, पेयर्स में सेव होगी। पेयर्स में कैसे, एक होगी की और एक होगी उसकी वैल्यू, और ये की और वैल्यू भी कैसे सेव होती है, की लिखा रहता है, फिर कॉलन लिखते हैं हम और वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल करके, तो इसका बहुत ही और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन अपने जुपिटर नोटबुक पे, इस पे क्लिक करता हूं, मैं इसको कट कर देता हूं। अब बना रहे हैं हम डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए ज्यादातर हम एक 3 वर्ड का लिखा रहता है DICT, डिक्ट लिखते हैं, और चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन के लिए मैं यहाँ पे WE भी लिख देता हूँ। ठीक है, हमने लिखा DICT WE। और जैसा कि मैंने बताया कि डिक्शनरी के लिए भी हम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, करली ब्रैकेट, तो ये लगाए मैंने करली ब्रैकेट। अब आएगी हमारी वैल्यू स्टोर करने की बात। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वैल्यू हम कैसे इसमें स्टोर कराते हैं, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अभी अपन कैसे दे रहे थे 1, 2, 3, 4 ऐसी वैल्यूज दे रहे थे, लेकिन ये जो हर एक वैल्यू है अब हम इनको कैसे स्टोर करेंगे, पेयर्स में। तो जो पहली वैल्यू है, जैसे इसमें 1 है, तो इसके साथ हम देंगे कॉलन में इसका पेयर, यानी कि 1 तो है, तो ये हो जाएगी इसकी की मतलब मुझे जो भी वैल्यू है मुझे उसको एक्सेस करना है, तो उसकी की क्या हो जाएगी 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने सपोज किया कि 1 में मैंने लिख दिया 1। ठीक है, मैंने क्या कर दिया 1, फिर 2 के साथ में कॉलन में क्या लिखूंगा, TWO2। ठीक है, इसी तरह मैं 3 के साथ क्या लिख सकता हूँ, कॉलन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में THREE3, और लास्ट हमारा 4 है, 4 में मैं ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख सकता हूँ, FOUR4। तो ये जो हमारा बना हुआ है उसे क्या कहा जाता है, डिक्शनरी, जिसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा कि जो ये कॉमा है, यहाँ पे जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू कैसी स्टोर्ड है, पेयर के फॉर्म में। यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं की, और जो यहाँ पे ONE1 लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, वैल्यू। ठीक है, और ये हम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा की वैल्यू पेयर, जिसमें जो ये हमारी वैल्यूज हैं, जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर्ड है, और ये जो कॉलन है वो क्या करता है, की और वैल्यू को सेपरेट करने के काम आता है। ठीक है, और पूरे के पूरे वैल्यूज को सेपरेट करने के काम में क्या आता है हमारा, कॉमा। हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। ठीक है, और हर एक वैल्यू को हम कॉमा से तो सेपरेट करते ही है, बस की वैल्यू पेयर को और सेपरेट करने के लिए हमने किसका यूज किया है, कॉलन का यूज किया है। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार फिर से इसको बता देता हूं, क्योंकि शायद ऑटो की आवाज से आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हो। तो डिक्शनरी में हम कुछ नहीं करते, करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और जो हर एक वैल्यू रहती है वो किस तरीके से स्टोर होती है, की वैल्यू पेयर्स में। ठीक है, देखो ये कॉमा तो लगे हुए हैं, हर एक वैल्यू हमने कॉमा से तो स्टोर करी है, लेकिन जो हर एक वैल्यू है वो कैसी स्टोर होती है, की वैल्यू फॉर्म में। तो ये 1 है, कॉलन लगा के हमने क्या लिखा 1, इसी तरह 2 है, तो 2 के बाद इसकी वैल्यू क्या लिखी 2। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे क्या करना है, इस डिक्शनरी को प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, प्रिंट, और इसके अंदर लिखूंगा उस वेरिएबल को DICTWE। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आ गई मेरी डिक्शनरी। कि मेरी डिक्शनरी में कौन कौन से एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक्सेस करने की। मैंने बोला था ना कि जिसकी चाबी पता होगी उसी की हमको वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि हमें मालूम है कि इसमें कौन कौन सी की है, 1 2 3 4। तो मुझे यदि सपोज करो मुझे चाहिए 2, तो मैं क्या लिखूंगा, DICTWE, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करूंगा, क्या लिख दूंगा 2। ठीक है, अब मैंने यदि 2 लिखा है तो हम देख लेते हैं 2 किसकी चाबी है, 2 है हमारी TWO की चाबी, यानी कि 2 से रिलेटेड हमारी क्या वैल्यू है, 2। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट 2 मिल जाएगा। क्या मिला मुझे, इसका आउटपुट 2। तो मैं जो की दूंगा उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मैंने 2 लिखा, तो 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, TWO2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये भी एक अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अनऑर्डर्ड है मतलब कि हम इसको 0 1 2 3 के हिसाब से, यानी कि इंडेक्स के हिसाब से एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं तो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे हम इसका इंडेक्स दे सकते थे। यदि मैं यहाँ पे आपको 0 लिखूं कि 0 इंडेक्स वाली वैल्यू हमको मिल जाए, और यदि मैं इसको रन करता हूं तो ये क्या कहेगा, 0 दे देगा। क्या बोलेगा, की एरर। क्या बोल रहा है कि 0 नाम की कोई की नहीं है। लेकिन यदि ये इंडेक्स्ड वाला होता तो ये फर्स्ट वैल्यू उठा के हमको दे देता। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिक्शनरी। इसको क्या बोला जाता है, डिक्शनरी, जिसमें जो भी वैल्यू होती है कॉमा सेपरेटेड स्टोर्ड होती है, और हर एक वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर होती है, की वैल्यू पेयर्स में। और हर एक की वैल्यू को हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से। ठीक है, और यदि वैल्यू एक्सेस करना रहता तो हम सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में उस की को लिख देते हैं, यानी कि मैंने लिखा 1,
तो उसकी मुझे वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है 1, तो ONE1 मुझे मिल गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 ही लिखो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिखा है। मैंने यदि ये लिखा है और इसको रन करता हूँ तो मुझे एज ए आउटपुट यही मिल जाएगा। ठीक है, मैं अब रन करता हूँ तो ये देखो क्या मिला आउटपुट, SDF। क्लियर है? तो जो की देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इसी तरीके से एक्सेस किया जाता है जैसे डिक्शनरी में हम एक्सेस करते हैं कि जो वर्ड देखेंगे उसकी मीनिंग हमको मिल जाती है, उसी तरह जो की रहेगी उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलर थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि अब मुझे पता करना है कि मेरे डिक्शनरी में कितनी कीज हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, DICTWE डॉट कीज, क्या लिख दिया मैंने, KEYS। तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी जो डिक्शनरी उसमें कितनी कीज हैं। ठीक है, एक सेकेंड में इसको फंक्शन लिखना भूल गया। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या बोलता है वो, कौन सी की है, 1 2 3 4। ठीक है, दिख ही रहा होगा कौन कौन सी की है हमारे पास, 1 है की, यहाँ पे 2 है की, 3 है की और 4 है की। तो वो क्या कर देगा कि आपकी डिक्शनरी में कितनी कीज हैं उनकी लिस्ट दे देगा। सेम यदि मुझे वैल्यूज पता करनी है कि वैल्यू कितनी है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल V करता हूं और जहां पे की लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, वैल्यू, VALUES। और यदि इसको रन करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, वैल्यूज की, कौन सी वैल्यूज हैं, SDF 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज हैं और कितनी कीज हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। ठीक है, और पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू को एक्सेस किस तरीके से किया जाता है ये सब भी हमने देखा। लेकिन याद रखें अभी लिस्ट डिक्शनरी और लिस्ट डिक्शनरी, टपल्स और ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये सब के बारे में डिटेल्ड में हमें चैप्टर, वहां हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, नई वैल्यूज कैसे असाइन की जाती है, वो सारी चीज हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, डेटा टाइप्स का। फिर हम इनके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी डले हुए हैं, चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है, सारे के सारे प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखे हैं, आप वहां से जाके इनके बारे में डिटेल में अभी भी पढ़ सकते हो। और फिर मैं फिर से बनाने वाला हूं इनके बारे में वीडियोस, तो आप वहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा म्यूटेबल एंड नॉन म्यूटेबल। ठीक है, दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है म्यूटेबल डेटा टाइप्स और दूसरा होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं देख लेते हैं। म्यूटेबल, वेरिएबल whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable। ठीक है, अब मैंने सपोज किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी। अब यदि मैं उस वैल्यू को बाद में चेंज कर सकता हूं तो वो किस तरीके का डेटा टाइप कहलाएगा, वो कहलाएगा म्यूटेबल डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट है, लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो उनके एलिमेंट है यदि मैं उनको चेंज कर सकता हूं, कि मैंने यदि लिस्ट बनाई है एप्पल मैंगो बनाना, ठीक है, यदि मैं चाहता हूं कि मुझे उसमें ऑरेंज ऐड करना है या मुझे एप्पल को हटाना है, तो मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, मतलब उनमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूं। तो वो किस तरीके के होंगे, वो डेटा टाइप हमारे कहलाएंगे म्यूटेबल, यानी कि हम उनमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक बार यदि हमने उनको लिख दिया तो हम उनकी वैल्यू यदि नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वो किस तरीके के होते हैं, इम्यूटेबल, यानी कि एक बार हमने उनको किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया और यदि हम उनको चेंज करना चाहते हैं तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो वो किस तरीके के डेटा टाइप कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है हमारा, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, सेट। ठीक है, मैंने बताया था आपको टपल को भी हम चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, फ्लोट और इंटीजर। ठीक है, ये सब वह डेटा टाइप्स हैं जिनको हम क्या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन when an attempt is made to update the value of immutable variable, यदि हम उनकी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, the old variable is destroyed and a new variable is created by the same name in a memory। यदि हमने a नाम का वेरिएबल यदि लिखा हुआ है a इक्वल टू 6 और यदि मैं उसको चेंज करता हूं अगले उसमें a इक्वल टू क्या करता हूं 7 कर देता हूं, तो जो 6 है वो हटके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा एक दूसरी जगह पे a बना देगा और उसमें वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका, जरा सा छोटा सा प्रैक्टिकल है तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने लिखा है a इक्वल टू 6, क्या लिखा हुआ है मैंने, a इक्वल टू
6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी आईडी, मैंने क्या लिखा, आईडी ऑफ ए, मैंने क्या लिखा, आईडी ऑफ ए। आईडी से मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि ये कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, यानी कि 6 कौन सी लोकेशन पे स्टोर है, 140715598886848, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर दिया है, 6, यानी कि ये जगह बता रहा है, उसका एड्रेस बता रहा है कि ए पे मेरा 6 स्टोर है। क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये म्यूटेबल नहीं है, यानी कि मैंने ए इक्वल टू क्या लिख दिया, 7। मैंने क्या बोल दिया कि ए में क्या स्टोर कर दो, 7 स्टोर कर दो। ए में 7 स्टोर हो गया, तो अब आपको क्या लग रहा है कि ए में जो 6 था वो हट के वहां पे क्या आ गया, 7। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है कि ए कैसा है, इम्यूटेबल, मतलब हम ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ए इक्वल टू 6 तो है, वो क्या करेगा, उस वेरिएबल को पूरा का पूरा हटा देगा और एक नए जगह पे क्या कर दिया उसने, एक ए नाम का एक नया वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं, ठीक है, यदि ए वहीं रहता तो यदि मैं उसका लोकेशन प्रिंट करता तो फिर से क्या आ जाता, 1407155, यही आना चाहिए था। लेकिन यदि मैं ए इक्वल टू 7 लिख रहा हूं तो वो क्या कर रहा है, पहले वाले ए को हटा दे रहा है और उसको क्या कर रहा है, दूसरी जगह, दूसरी लोकेशन पे स्टोर करा रहा है। यदि मैं इसको रन करता हूं तो क्या करा उसने, देखो क्या आया इसका एड्रेस, देखो इसमें आखिरी में क्या दिख रहा है, 880, और यहाँ क्या है 848। यानी कि क्या किया उसने, वो जो a इक्वल टू 6 था उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। मतलब कि a भी हटा दिया और 6 भी हटा दिया, और एक दूसरी जगह पे क्या किया उसने, नया a नाम का वेरिएबल बनाया और वहां पे क्या स्टोर कर दिया, 7। और उस जगह का क्या एड्रेस है ये, ठीक है, नया, क्योंकि उसको वो चेंज नहीं कर सकता था। क्लियर। ये है हमारा इम्यूटेबल। ये किस में हो रहा था, इंटीजर। ऐसे ही फ्लोट के केस में भी हो सकता है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स के केस में ही हो सकता है, ठीक है। अब एक म्यूटेबल की बात हो गई, ठीक है। अब लेकिन यदि मैं इम्यूटेबल की बात करता हूं, ठीक है, यदि मैं इम्यूटेबल की बात करता हूं, इम्यूटेबल की थोड़ा, यदि सपोज करो कि मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैंने लिखा 1,2,3, ठीक है, ये लिस्ट हो गई। और यदि मैं क्या करता हूं, इसकी आईडी को रन करता हूं, तो ये क्या बोल रहा है, ए की आईडी कौन सी है, ये है 243354827712, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे प्रिंट करता हूं ए ऑफ, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए ऑफ 1, आईडी ऑफ ए ऑफ 1 की, ए ऑफ 1 की क्या आईडी है, ए ऑफ 1 की आईडी कुछ और होगी। मतलब कि जो ए है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर है, यानी कि ए ऑफ 1 क्या है हमारा, ए ऑफ 1 कहाँ पे, ए ऑफ 0 लिख देता हूँ तो और भी क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। ये मैं नीचे के डिलीट कर देता हूँ पहले, तो ये ठीक है, ए ऑफ 0 लिखा, मतलब कि ये जो एलिमेंट है हमारा 0th नंबर पे, यानी कि 1, वो कहाँ पे स्टोर है हमारा, इस जगह पे स्टोर है, क्या है, यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो यदि मैं ए ऑफ 0 आपको प्रिंट करके बताऊं तो ए ऑफ 0 में अभी क्या है हमारा, मैंने बताया था ए ऑफ 0 मतलब पहला नंबर, पहले नंबर पे क्या है स्टोर हमारा, पहले नंबर पे हमारा स्टोर है 1, दिख रहा है 1 स्टोर है, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा क्या स्टोर है, 1, और उसकी लोकेशन क्या है, ये। अब यदि मैं इस 1 को कर देता हूं 5, तो क्या फिर भी यही लोकेशन रहेगी, यदि रहेगी मतलब ये क्या है, म्यूटेबल, मतलब कि जगह वही है, बस वैल्यू चेंज होती है। तो ऐसी क्या चाहिए पहले, ठीक है, करूं। अब देखो सपोज करो कि मैं क्या करता हूं, क्या लिखा मैंने, ए ऑफ 0 पे मैंने क्या रख दिया, इसमें इक्वल टू में, ठीक है। वैल्यू कैसे असाइन होगी इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, किस तरीके असाइन होती है। अभी के लिए मैंने क्या किया, ए ऑफ 0 पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, मैंने इसको रन कर दिया, यानी कि 0 प्लेस है वहां पे क्या आ गया है हमारा, 5 आ गया। यदि मैं लिस्ट को प्रिंट करूं यहाँ पे print प्रिंट, और यहाँ पे क्या कर दूं, लिस्ट को प्रिंट ए, और अब यदि इसको एग्जीक्यूट करता हूं रन, तो क्या दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे जो हमारा क्या था 1 था वो क्या हो गया 5। अब यदि मैं फिर से यदि क्या करूं, आईडी ऑफ क्या प्रिंट करके दिखाऊं तुमको, आईडी ऑफ ए ऑफ 0, क्या बोलूं, आईडी ऑफ ए ऑफ 0, यानी कि ए ऑफ 0 की क्या लोकेशन है अभी भी। तो हमने देखा था जब हमने इंटीजर लिया था a इक्वल टू 6 और फिर a इक्वल टू 7 डाला था, तो उन दोनों की लोकेशन बदल गई थी, मतलब कि एक नई जगह पे उसने वेरिएबल बना दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट में जहां पे 1 था वहां क्या कर दिया 5, तो 1 की जो आईडी थी वो क्या थी, मतलब जो लोकेशन थी 1 की वो क्या थी, इतनी थी। अब मैंने 5 रख दिया उसी जगह पे, तो क्या उसने नया जगह बनाई, इसको भी देख लेते हैं क्या किया मैंने। इसको आईडी इक्वल टू 0 को फिर से रन करता हूं, क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने को, क्या दिखा, यहाँ पे देखो जो चीज यहाँ लिखी हुई है
जो लोकेशन पहले थी क्या दिख रहा है लास्ट में 6688 और यहाँ पे हमने उसको 5 कर दिया, उसके बाद की लोकेशन भी क्या है सेम है, यानी कि ये कैसा है म्यूटेबल, यानी कि हमने उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दिया। वैल्यू चेंज किया मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू थी सिर्फ वैल्यू हटी और दूसरी वैल्यू आ गई, लोकेशन वही है। लेकिन इम्यूटेबल में क्या होता है कि लोकेशन ही पूरी चेंज हो जाती है और वो क्या करता है एक नया वेरिएबल बनाता है और दूसरी जगह उसको क्या कर देता है स्टोर कर देता है। मतलब a इक्वल टू 6 था, उसने a इक्वल टू 6 को पूरा हटा दिया और एक दूसरी जगह नया वेरिएबल बनाया a और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करी थी उसने 7। इसलिए उनकी लोकेशन प्रिंट करने पे क्या हुआ था अलग अलग उनकी लोकेशन आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सिर्फ वैल्यू हटी, लोकेशन वही रही, क्योंकि ये म्यूटेबल डेटा टाइप है लिस्ट, ठीक है, और डिक्शनरी भी म्यूटेबल होता है। तो दोनों के केस में यदि हम वैल्यू चेंज करते हैं तो लोकेशन चेंज नहीं होती है, जैसा कि आप लोगों को आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। होप आपको क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पे शायद हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई है तो जरूर 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 आप वीडियो को लाइक करना और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके आने वाले टॉपिक्स और जितने भी वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ या सॉरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में उसकी लिंक ऑलरेडी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।